जय हिंद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। तो चलिए गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 12 CBSE या ईपी बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपका BSc के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थात ये जो चैप्टर है आपका, ये क्लास 12 CBSE यूपी नीट BSc इन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस चैप्टर के बेसिक इंट्रो के बारे में कि इस चैप्टर का शुरुआत कहाँ से होता है, अर्थात इस चैप्टर को हमको पढ़ने की नीड क्यों पड़ी। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप चैप्टर का नाम डालिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अंग्रेजी में, हिंदी में से कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक। डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध ये क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको जो आपके सिंपल बॉन्डिंग है, अर्थात जो आपके बंध सिस्टम है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। सो आप पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा। साथ ही साथ इससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएंगी उसे आप नोट करते रहिएगा, जिससे फ्यूचर में आपको इस चैप्टर से दिक्कत ना हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़े रहते हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में। और जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें बनता क्या है, आयनिक बॉन्ड। सो कैसे बनता है, मतलब जो हमारा आज का पहला टॉपिक है आपसे, या पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये कैसे बनता है। तो यानी हमारा पहला टॉपिक क्या लगाएंगे हम, आयनिक बॉन्ड। ठीक, आयनिक बंध हिंदी में, इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड। देखिए, जो आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है ये आता है कहाँ से, ये आता है ऑक्टेट रूल से, अष्टक के नियम से। इसके लिए कहा गया है कि वही एलिमेंट स्टेबल होंगे जो एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। जो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। इससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमको अर्थात एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। यानी कि फॉर स्टेबिलिटी जो आपके एलिमेंट होंगे इनको क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट सेल में क्या करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो स्टेबल हैं, और ये कौन सा है, ये आपके हैं इनर्ट गैस हैं, जिसमें से एक हीलियम आपका एक्सेप्शन है। अगर देखा जाए तो आपका अगर आर्गन है तो इसको भी आप देखेंगे तो 2,8,8 होता है। ठीक, इसी प्रकार आप आगे देखेंगे, आगे के बाद या इसके पहले अपना नियान है, नियान। ठीक, ये है आपका 2,8। सो ये स्टेबल है। तो ऐसी थ्योरी आई, ऐसा माना गया कि जो भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो स्टेबल होंगे। सो इसी के लिए बाकी एलिमेंट जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे कम है या थोड़ा ज़्यादा है, सो ये अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन रख करके अपने आप को एज ए इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस रखना चाहते हैं। जैसे आपके पास, मतलब हमारे जो पीरियड टेबल है इसमें अगर देखा जाए तो जो सोडियम है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो होता है 2,8,1, और यहीं बगल में क्लोरीन है, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो ऐसे सिचुएशन में ना ही सोडियम अपना स्टेबल है ना ही क्लोरीन। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए, यानी कि स्टेबल करने के लिए, या ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करे
क्योंकि इसके पास कितने हैं, 1 है आउटर मोस्ट सेल में, इसके पास 7 है। तो या तो ये लॉस करे या गेन करे, या यह भी या तो लॉस करे या गेन करे। सो इसके केस में, यानी सोडियम के केस में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉस करना ज़्यादा प्रेफर करता है, जबकि ये गेन करना ज़्यादा प्रेफर करता है। सो ऐसे सिचुएशन में देखा गया कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में, ध्यान सुनिएगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह लॉस करना प्रेफर करता है। क्या करता है, लॉस करना प्रीफर करता है, ठीक है। यानी कि ये सोचता है कि लॉस कर दे और प्लस बना ले। और ये जो है जिसके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ये गेन करता है। क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब देखिए, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है तो ये स्टेबल तो हो जाता है, यानी कि आफ्टर लॉसिंग OR गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक, इट स्टेबलाइज या इट स्टेबल, ठीक है, इट स्टेबल, यह स्टेबल तो हो जाता है। बट समस्या ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास चार्ज आ जाता है। इनके पास क्या होता है, चार्ज आ जाता है, यानी कि यह भी है एटम ना रह के क्या हो जाता है, आयन। यानी कि जो अपना एटम था ये क्या हुआ, यह इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बन गया, आयन बन गया। अब जब ये आयन बन गया, अब ये आयन की वजह से स्टेबल नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई सामान है, आपके पास सामान क्या है, एक्स्ट्रा है, आप चाहते हो कि सामान हमारे पास लिमिटेड रहे, आपने सामान किसी को दे दिया, तो आपने अगर दे दिया तो जिसको भी दिया, ठीक, अगर मान लीजिए उसको सामान की ज़रूरत थी तो वह आपका उधारी हो गया और आप उसके दानी हो गए। सो आप परेशान रहेंगे ये सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सामान लेके वो चला जाए, और वो परेशान रहेगा इस चीज़ को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो उसे आप बेईमान समझो। सो ऐसे सिचुएशन में जब इनके पास चार्ज आ जाते हैं तो आपने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज आया, गेन किया तो निगेटिव चार्ज आया, क्योंकि लेने वाला क्या कहलाएगा, उधारी, यानी कि ऋणी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम यहाँ पे 2, 8, 1 रखने वाला जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हो जाता है सोडियम प्लस और हो जाता है 2, 8। इसी प्रकार जो क्लोरीन होता है यह 1 इलेक्ट्रॉन ले करके पहले रहता है, ये 2, 8, 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पा करके हो जाता है 2, 8, 8 और Cl माइनस। सो अब देखिए, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बाउंड हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक, और बना लेते हैं कंपाउंड NaCl, और इसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को हिंदी में कहेंगे आयनिक यौगिक और इंग्लिश में आयनिक कंपाउंड। सो आपने क्या देखा कि ये बन गया आपका आयनिक कंपाउंड, और इसके बीच जो बांड काम करता है उसे हम कहते हैं आयनिक बांड। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यानी कि जो आयनिक बांड का बनना था ये किसके लिए था, बेसिकली आपने देखा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हुआ। अब चलिए हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, अर्थात जो आपका कोवेलेंट बांड होता है। क्योंकि देखिए, जब हम पहले बांड सिस्टम को समझ जाएंगे तब हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पहले हमने आपसे कह दिया है कि सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इस उपसहसंयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेशन बांड की, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बांड ही होता है। सो चलिए इसे हम इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। सो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बांड की, ठीक, किसकी, कोवेलेंट बांड, जिसे हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। अब देखिए ये क्या होता है, तो जो आपका कोवेलेंट बांड होता है ये तब बनता है जब दो ऐसे एटम हो जिन दोनों को इलेक्ट्रॉन की नीड हो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना ना चाहें। ये बांड बेसिकली बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। लाइक एज, आप इसको एग्जांपल समझिए, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक है राम एक है श्याम, दोनों को नीड है पैसे की, दोनों लोग मिलकर के मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान खरीदना चाहते हैं। ये मान लीजिए राम है, ठीक, और ये क्या है, श्याम है। इन दोनों को क्या चाहिए,
100 रुपये का कोई सामान इनको खरीदना है जिससे ये खुश रहना चाहते हैं। ठीक, तो इनका जो पैसा है वो कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक, यानी RS कितना है, 100 है। अब अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए राम के पास है 90 रुपीज़, कितना है 90, और इसके पास है 80 रुपीज़। अब राम भी चाहता कि सामान मेरे पास हो जाए और श्याम भी चाहता सामान मेरे पास हो जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों के पास क्या है, एक के पास 90, एक के पास 80 रुपये हैं, मतलब पैसे दोनों के पास कम पड़ रहे हैं खरीदने के लिए सामान। अब ये चाह रहा कि हमें कोई पैसा दे दे और ये चाह रहा हमें कोई पैसा दे दे, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों पैसे को ही चाह रहे हैं, तो पैसा देगा कोई नहीं। अतः इनके पास एक अच्छा रास्ता निकल के आएगा, इनके पास जो है विकल्प आएगा। ये सोचेंगे आपस में ऐसे बात करेंगे कि चलो ऐसा करते हैं कि 50 रुपये यानी 50 रुपये तुम रख दो, 50 रुपये हम रख देते हैं, और दोनों जब 50-50 दे देंगे तो इनका क्या हो जाएगा 100 रुपये, और ये सामान को खरीद लेंगे। अर्थात आपने क्या देखा कि जो 100 रुपये का उन्होंने सामान खरीदा, परचेज किया, उसमें 50 रुपये राम ने दिया, 50 रुपये श्याम ने दिया। सो इस प्रकार से जो इनका रिलेशन था, ठीक, उसे आपने कहा सहसंयोजी, क्योंकि ये क्या इन्होंने किया, आपस में समझौता किया। समझौता होने को क्या कहलाया गया, सहसंयोजी। आई होप आप समझ गए होंगे। सो इसी बात को हम लेके चलते हैं एटम के लिए। जैसे बहुत से एटम हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड तो होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अपना मान लीजिए एक है नाइट्रोजन, एक क्या है नाइट्रोजन, ठीक, इसे भी इलेक्ट्रॉन की नीड है। और फिर यही मान लीजिए बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, इसे भी इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब हाइड्रोजन चाहेगा कि हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक, कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे मेरे पास मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, मतलब मेरे आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता भी है, लेकिन इसके पास होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये सोचेगा कि मुझे कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे क्या हो, जिससे मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास ऐसा सिस्टम हो जाए जिससे मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो देखिए एक हाइड्रोजन तो इसको एक ही बांट देगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन अगर इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मिल जाए तो ये 3 बार बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो आप देखे होंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें ये क्या करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, किसको, इसको, और ये इसको देगा। देखिए ए भी कंप्लीट हो गया, ए भी कंप्लीट हुआ, ए भी कंप्लीट हुआ। इसका मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने एक, नाइट्रोजन ने एक, यानी कि 3 हाइड्रोजन मिल करके क्या किए, नाइट्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कर लिए। कंप्लीटली लॉस नहीं हुआ, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ना कि लॉस और गेन। और इसका देखा जाए अगर तो देखिए इसका भी हो चुका, जैसा कि आप क्लास 9th या 10th में पढ़ चुके हैं, यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पर बांड तो बना लेकिन इनके शेयरिंग से। सो ऐसे बांड को हम क्या कहेंगे, कहेंगे कोऑर्डिनेट बांड या सहसंयोजी बंध। इसी प्रकार और देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप फ्लोरीन ले लीजिए, और मान लीजिए हम ले लें हाइड्रोजन ले लें, ठीक, क्या ले लें, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, और इसके पास भी होता है तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये चाहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे जिससे मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये चाहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो कोई नहीं किसी को देगा बल्कि शेयरिंग कर लेंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिससे देखिए फिर यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यानी कि इस प्रकार का देखा गया तो ये रहा आपका H और यहाँ H, और 2 बच गए। यहाँ रहा अपना इसके पास H और ये रहा F, बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी बच गए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ A है कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ आपने देखा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इसमें एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ना कि सब किसी के पास। जैसे फ्लोरीन के पास बचे हैं, हाइड्रोजन के पास नहीं बचे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास बचे हैं, हाइड्रोजन के पास नहीं बचे हैं। सो अब देखिए आपके पास एक थ्योरी आई थी कि जो है ऐसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी सेल में, तो वैलेंसी सेल आपको रिवाइज करवा दें, वैलेंसी सेल जो होता है वह आउटर मोस्ट सेल होता है जिसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब किसी भी एटम का
आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंसी सेल कहते हैं, क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉन ही किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस वैलेंसी सेल के, जैसे अगर बात करें, मान लीजिए कि वैलेंसी सेल क्या होता है, छोटा सा, तो हम लीजिए बात करें क्लोरीन के लेकर के, तो इसके पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,1 होता 7 होता है इसका, ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं बोहर वाला, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा अपना 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब 7 हो गए तो इस क्लोरीन को, ठीक है, इस क्लोरीन को, या अगर हम क्लोरीन ना कहें इसको फ्लोरीन कह लें, तो फ्लोरीन में भी अगर ऐसे होगा, तो फ्लोरीन में बस क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे। ये हो गया आपका प्लस पार्ट, इसमें रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, अगर तो बाहर वाले में रहेगा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फ्लोरीन के लिए ये क्या कहलाएगा, वैलेंसी सेल, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल यही है, और क्लोरीन के लिए ये कहलाएगा वैलेंसी सेल। समझ में आ गया। अब ये वैलेंसी है, ये वैलेंसी है, तो वैलेंसी सेल के वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहा जाता है बॉन्ड, ठीक, पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बॉन्ड बनाया है, ये बनाया एक बॉन्ड, तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए हैं जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, यहाँ ये बच गया है। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और हिंदी में कहते हैं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, यानी कि ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह अनशेयर्ड होते हैं, अनसाझा होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस चैप्टर में आप हर जगह देखेंगे जब भी कंपाउंड की कोई बात आएगी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसा वर्ड आपको सुनाई देगा। सो इसे आप ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और वह वैलेंसी सेल में पाया जाता है, और वह क्या होता है, नॉन बॉन्डेड होता है। आई होप आप समझ गए होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो आपने क्या देखा कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बना तो कोवैलेंट बॉन्ड के बाद इसके पास बच जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, किसी एक एटम के पास बचता है, किसी एक एटम के पास नहीं बचता है। और ये हर जगह आप देखेंगे, कोई भी कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड होगा जनरली अगर जिसके पास 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये ऐसा काम करता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि जो है अगर हम बात कर लें H2 की तो भी ऐसा होगा, नहीं, H2 में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आप भी एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो है जो आपका हमने कहा था कि जिसके पास 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है जनरली लॉस करता है, लेकिन जो मेटल होता है, नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। समझ में आ गया। चलिए अब हमारा शुरुआत जो होगा, इन्हें स्टार्टिंग होगा उपसहसंयोजी बंध का, वो यहीं से होगा। सो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आपको जो चीज़ें इसमें से नोट करना हो नोट कर लीजिए, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। फिर देखिए अब हमारा क्या अगला है हमारा, ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। ध्यान सुनिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम और मॉलिक्यूल के बीच में बनता है जिसमें से किसी एक को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, यानी ज़रूरत होती है, और किसी एक को इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखाई देती है। मतलब ऐसा होता है कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर बचे रहते हैं और किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है आफ्टर बॉन्ड शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बावजूद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। सो ऐसे कंडीशन में ये कोवैलेंट बॉन्ड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इसको हम इरेज करते हैं, फिर उसकी हम बात करते हैं। देखिए अभी आपने देखा इस स्ट्रक्चर को, आप लोन पेयर समझ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए
तो BF3 का भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, जिसमें बोरान के आउटर मोस्ट सेल में देखा जाए अगर तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोरान एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3 होता है। फ्लोरीन से अगर जुड़ेगा तो देखिए ये रहा फ्लोरीन, ठीक, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन। इसके पास देखिए, इसको हम इधर बनाना चाह रहे हैं, इधर बनाए, थोड़ा काम हमारा बन जाएगा, ठीक। ये रहा, इसके पास देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास बारीकोज में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके पास भी वैसे ही सिस्टम है 7 इलेक्ट्रॉन का। अब देखा जाए तो ये इससे बनाएगा ऐसे ही बॉन्ड, ये जो है ठीक ऐसे बनाएगा, ठीक। और ये जो है कुछ इस प्रकार से बना लिया, और ये ऐसे बनाएगा, और जो बोरान है ये कुछ ऐसे बना लिया। अब यहाँ आप देखिए फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, 2 4 6 और ये 8, ठीक है। इसका यहाँ पे बनाया है, ठीक है, 2 4 6 8, इसका 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 2 4 6 और 2 8। बोरान का आप देखिएगा तो इसके पास 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ बोरान को इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ रही है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो किया है, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ इसको देखिए, इसका ऑक्टेट पूरा है 2 4 6, और हाइड्रोजन का जो ड्यूप्लेट वो भी पूरा है, देखिए 2 4 6 है ना, और 2 इधर 8 हो गया। और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट की बात किया जाएगा तो 1 2 1 2 1 2 हर जगह पूरा है। सो ऐसे के कंडीशन में देखा जाए अगर तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं जो अनशेयर्ड हैं। सो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, किसको? बोरान को, ना कि फ्लोरीन को। ये केवल इसको देता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये भी इसको दे सकता, नहीं, ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट की, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या किया? इसको डोनेट कर दिया, दान कर दिया। और इसी बॉन्ड को क्या नाम दिया गया है? उपसहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब आपने क्या सीखा यहाँ पे? आपने सीखा कि ऐसा बॉन्ड जो किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर के जैसे बनता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सो आपने इसमें क्या देखा? आपने देखा आयनिक बॉन्ड, ठीक, जिसमें आपने ऑक्टेट रूल को देखा, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके बेसिस पे इसके कंपाउंड का नाम पड़ा। जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा उसे कहेंगे आयनिक कंपाउंड, जिसके बीच में पाया जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड उसे कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, और जिसके बीच में बनेगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सो जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? हमारा उपसहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो अब अगर हम बात कर लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है कि दोज कंपाउंड व्हिच हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोज कंपाउंड व्हिच हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन ये यहीं तक लिमिट नहीं है, इसका और भी आगे है डिस्कशन, क्योंकि जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है वो है, देखिए ये जो है इसमें अगर देखा जाए तो आपका ये बोरान है, ये नाइट्रोजन है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स है। जबकि जो हमारा 12th है या नीट है या BSc है, इसमें हमको देखना रहता है जो कोवैलेंट कंपाउंड, सॉरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है उसमें एक नॉन मेटल होता है, एक मेटल होता है। जो मेटल होता है वो जनरली होता है D ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक। सो इसके अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन ये कहता है कि दोज कंपाउंड इन विच वन मॉलिक्यूलर स्पीसीज या वन स्पीसीज डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वन स्पीसीज एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए बॉन्ड, सो फॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक। समझ में आ गया? सो चलिए अब हम जो है फिर बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, जिसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को समझाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें उनके पास सेंड करिए। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।